Now come to question number 4 of 13.1. In the last class we have discussed till question number 3. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डायरेक्ट वेरिएशंस पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बेटा. ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 आवर्स में 6 घंटे के अंदर में एक मशीन कितना बोतल फिल करती है? 840 फिल करती है. तो 5 आवर्स कम घंटे हो गए, तो कम घंटे में ज्यादा बोतल फिल करेगी कि कम बोतल फिल करेगी? तो एक तरफ है हमारे पास यहां पे बोटल्स और एक तरफ है टाइम. विच इज गिवन इन आवर्स. बोटल्स देखो कितनी है बोटल्स यहां पे 840 बोटल्स. 840 बोटल्स के लिए कितना ले रहे हैं? 6 आवर्स. नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव द टाइम इज रिड्यूस्ड, तो टाइम हो गया 5 आवर्स. अगर 5 आवर्स के लिए अब ये पूछ रहा है कि कितनी बोटल्स को हम यहां पे फिल कर सकते हैं, तो जब हमारे पास टाइम कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास बोटल्स भी कम होगी. उस दिन हमने पहले भी डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या सिखाया था, ये बोटल्स को हम x ले लेंगे, टाइम को y ले लेंगे, नीचे वाले वेरिएबल. सो 840 हमारे लिए x1 होगा, 6 इज y1, ये जो ब्लैंक स्पेस हो गया ये हमारे लिए x2 हो जाएगा, एंड दिस 5 विल बी y2. तो टाइम लेस, बोटल्स विल आल्सो बी लेस. ये डायरेक्ट वेरिएशन है. डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन को लिखने का क्या बताया था, x1 अपॉन y1 जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है ये हमारे लिए, क्यों? क्योंकि टाइम कम होगा तो बोटल्स भी कम फिल करनी है. सो हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को किस रेशियो में लिखते हैं? x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 के रेशियो में. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. 840 बाय 6 इक्वल टू आपने लिखना है x2 बाय y2 की वैल्यू है 5. ठीक है. अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 840 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई x2. 6 मल्टीप्लाई x2. तो यहां पे हम लिखेंगे x2 इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5 बाय 6. 840 मल्टीप्लाई 5 बाय 6. बहुत अच्छे. ठीक है. कुछ कैंसलेशन करेंगे? देखो 6 840 से डिवाइड कर देगा, कितने टाइम्स करेगा? यहां पे देखो 6 को डिवाइड करो 840 से. 6 1 जा 6, 8 माइनस 6 इज 2, 24, 6 4 जा 24, और ये 0 उतारा तो इट मेक्स 0 यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया? 140. तो यहाँ पे हम कैंसलेशन करेंगे 6 से, तो कितना आएगा बेटा? 140. 140 मल्टीप्लाई 5, तो x2 की जो वैल्यू होगी 140 मल्टीप्लाई 5, 14 5 जा 70, और पीछे एक 0 हो गया, तो कितनी बोटल्स हो गई नाउ? 700 बोटल्स. तो आंसर कितना मिला हमें? 700 बोटल्स. सो 5 आवर्स में हम कितनी बोटल्स फिल कर सकते हैं? 700. आ गई बात समझ में?
अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करें, कंप्लीट कर लीजिए। चले 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन। ये फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged to 20,000 times only, and what would be its enlarged length? क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, एक बैक्टीरिया कितने टाइम्स एनलार्ज हो जाता है? 50,000 टाइम्स एनलार्ज हो रहा है। कब होता है? जब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, अगर 20,000 टाइम्स अगर एनलार्ज करेगा तो उसका लेंथ कितना होगा? एंड साथ में हमें यह भी बताना है कि व्हाट इज इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। चलिए देखिए अब इसको कैसे करते हैं। एक तरफ में हमें क्या लिखना है? enlarged length. On one side we have to write enlarged length, enlarged. और एक साइड में आपको लिखना है एक्चुअल लेंथ दैट इज इन सेंटीमीटर। 50,000 टाइम्स है, तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी? बोलो। 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? रियल में एक्चुअल लेंथ कितनी है? अगर मान लो बैक्टीरिया तुम्हारा वन टाइम है, मतलब एनलार्ज है ही नहीं। बैक्टीरिया क्या है? एनलार्ज नहीं है, जो नॉर्मल साइज है उसी साइज में है, कोई एनलार्जमेंट उसकी हमें नहीं दिख रही। तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी इस बैक्टीरिया की? इसको हम ले लेंगे y2, क्योंकि ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x1 होगा, एंड दिस विल बी x2। आ गई बात समझ में? अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। जब एनलार्जमेंट कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया की जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे लिए कौन सा प्रपोर्शन हो गया?
इट विल बी ए डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। अब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। x1 कितना था मेरा 50,000, y1 कितना है बेटा 5, x2 कितना है 1 अपॉन y2। क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो अभी y2 अगर हमें निकालना है यहां पे, सो यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो y2 मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 1 जा 5। नाउ यू राइट y2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 50,000। 5 से ये कैंसलेशन करेगा, इट मेक्स 10,000। सो 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, 10 इज टू पावर, बोलो 10 इज टू पावर -4। नीचे में 4 0 है, सिखाया था आपको एक्सपोनेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इज टू पावर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 10 पावर 4। देखो 1 बाय 10 पावर 4। सो 1 बाय 10 पावर 4 को मैंने लिखना सिखाया था, अगर रिसिप्रोकल फॉर्म में है इस तरीके से 1 अपॉन है, और इसको हमें अगर यहाँ पे पॉजिटिव करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इज टू पावर -4 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई हमारे बैक्टीरिया की, अगर एनलार्ज 1 टाइम्स है तो 10 इज टू पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, ये हमने फर्स्ट पार्ट खत्म किया। अभी सेकंड पार्ट के अंदर में हमें क्या बोला फिर से, अगर 20,000 टाइम्स अगर एनलार्ज होगा बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया 20,000 टाइम्स एनलार्ज होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो यहां पे हम फिर से एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे एनलार्ज, और एक तरफ हम लिखेंगे एक्चुअल लेंथ। एनलार्ज कितना टाइम्स है हमारे लिए 50,000, तो 5 सेंटीमीटर। सो हियर राइट 5 सेंटीमीटर, और यहां पे हमारा एनलार्ज है 20,000, तो 20,000 के लिए कितना एक्चुअल लेंथ होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो यहां पे हम फिर से ले लेते हैं, इट शुड बी कंटिन्यूअस, टेक इट एज y2, ये y1 हो जाएगा, इधर x1 होगा, एंड दिस विल बी द x2। तो यहां पे एनलार्ज लेंथ अगर फिर से रिड्यूस हुई है तो एक्चुअल लेंथ भी रिड्यूस होगी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम क्या लिखते हैं x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। तो यहां पे आप लिखोगे बेटा 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट 20,000 बाय y2। नाउ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो यहां पे आपने लिखना है 50,000 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 5। सो y2 में आप लिखेंगे
20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 50,000। यहां पे देखो आपके जीरोस कैंसिल कर दो, 4 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, 4 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो y2 कितना बचा आपको? 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। So actual length is 2 centimeter when the bacteria is enlarged 20,000 times. चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Next question is sixth one. सिक्स क्वेश्चन को 2 बार पहले आप लोग पढ़िए और इसमें एक चीज ठीक करिए, अगर आपके बुक में ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इन ए मॉडल ऑफ ए शीप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर, तो उसको 9 मीटर कर दीजिए। ठीक है, यूनिट में यहाँ पे थोड़ी सी गलती दे रखी है, उसे 9 सेंटीमीटर की जगह व्हाट वी हैव टू राइट 9 मीटर। अब क्वेश्चन पढ़िए, इन ए मॉडल ऑफ शीप द मास्ट इज 9 मीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? वापस से 2 बार पढ़ो। देखो ये है हमारे एक्चुअल शिप और यहां पे हमने एक बनाई है मॉडल शिप। सबसे पहले यहां पे जो मास्ट वर्ड यूज किया है MAST, ये मास्ट क्या है? हर एक शिप के ऊपर पे ये आप देख रहे हैं जो एक पोल टाइप होता है, उसकी लेंथ को मास्ट बोलते हैं। एक्चुअल शिप में जो मास्ट है उसकी लेंथ कितनी है? एक्चुअल शिप, दिस इज एक्चुअल, दिस इज मॉडल शिप। 12 मीटर है, एक्चुअल शिप की 12 मीटर है और मॉडल में जो है वो 9 मीटर है। आई बात समझ में? मॉडल में कितना है? 9 मीटर। हाँ मास्ट का। अब एक्चुअल शिप की वो दे रखा है क्या? लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, दी है ना? हमें किसकी फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है आपको हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। मॉडल शिप कितना लेंथ है? तो एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। हाँ, तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है, उसको हम कोई अननोन फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, अननोन नंबर ले लेते हैं, दैट इज हमारे लिए y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको टेबल में कैसे हम लोकेट करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे यहां पे
एक्चुअल और एक तरफ होगा मॉडल। एक्चुअल का भी क्या है, इक्वल, ठीक है। दिस इज एक्चुअल शिप, दिस इज मॉडल शिप। यहां पे हम लिखते हैं मास्ट और यहां पे हम लिखेंगे लेंथ। सो एक्चुअल शिप का जो मास्ट है दैट इज 12 मीटर, मॉडल शिप का मास्ट 9 मीटर, एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर और ये हमारे पास अननोन है, इसको हमने y2 ले लिया। अब तुम खुद देखो कि यहां पे जो प्रपोर्शन यहां पे लगेगा ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। क्यों? अब देखो एक्चुअल शिप में देखो जब मास्ट बड़ा था तो मॉडल शिप का मास्ट उससे कम था। अब जब एक्चुअल शिप की लेंथ अगर बढ़ेगी तो मॉडल शिप की लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो अभी लेंथ यहां पे इंक्रीज होगी, सो यहां पे डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम क्या लिखेंगे इसकी, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। यहां पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यू हैव टू राइट 12 बाय 9 इक्वल टू 28 बाय y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 12 मल्टीप्लाई y2 इक्वल टू यू हैव टू राइट 28 मल्टीप्लाई 9। सो y2 इज इक्वल टू आपको लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12। कैंसलेशन करो, 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 के टेबल से अगेन कैंसलेशन आप करोगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो y2 कितना मिला, 7 इंटू 3 इज 21। तो ये 21 क्या है हमारा, दिस इज द लेंथ ऑफ मॉडल शिप। तो लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 मीटर। So length of model ship is 21 meter. चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 7. Suppose 2 kg of sugar contains 9 multiplied 10 to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and in 1.2 kg of sugar? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है. यहाँ पे हमें क्रिस्टल्स गिवन है और शुगर इन केजी गिवन है. सो आप इधर पे एक तरफ बनाइए शुगर इन केजी, शुगर इन केजी, और एक तरफ क्या है आपको गिवन, क्रिस्टल्स. अब यहां पे देखिए बेटा, शुगर आपको कितनी गिवन है, 2 kg शुगर अगर गिवन है तो क्रिस्टल्स कितने हैं हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स. 2 kg में इतने क्रिस्टल्स आते हैं. अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए. पहले 5 kg में आप देखो यहाँ पे 2 kg से लेके अगर हमने यहाँ पे 5 kg कर दिया, kg बढ़ा दिया, जब kg बढ़ जाएगा तो क्रिस्टल्स क्या होंगे हमारे, क्रिस्टल्स बढ़ेंगे. तो kg बढ़ा क्रिस्टल बढ़े, तो कौन सा प्रपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन. वही चीज अगर यहाँ पे 2 से 1.2 कर दिया तो यहाँ पे हमने kg रिड्यूस कर दिया. kg रिड्यूस कर देंगे 2 से 1.2, जब 1.2 था कि 1.5 है क्वेश्चन में, 1.2 kg है, 1.2 kg है. तो 2 से जब 1.2 हो गया तो जब kg रिड्यूस हो गया, वेट रिड्यूस हो गया, तो क्रिस्टल्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रिस्टल्स रिड्यूस होंगे, कम होंगे. जब kg कम हुआ तो क्रिस्टल्स भी कम, kg बढ़ा तो क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे. तो कौन सा प्रपोर्शन होना चाहिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन. अब ये दोनों अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है, तो एक को x1 y1 x2 और ये क्या हो जाएगा y2, और इसको हम ले लेंगे y3. ले सकते हैं ना, क्योंकि क्रिस्टल्स को हमने y से डिनोट कर रहे हैं और शुगर को हम x से कर रहे हैं. ये हमारे लिए x1 हो गया, दिस विल बी y1, दिस विल बी x2 y2 एंड दिस विल बी x3 y3. अब पहले हम कंपेयर करते हैं x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 को, वहां से हम y2 निकालेंगे. तो x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2. x1 क्या है हमारा बेटा, यहाँ पे 2 बाय 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना है 5 बाय y2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6. तो 2y2 इज इक्वल टू हो गया 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6. सो y2 क्या होगा, y2 विल बी रिटर्न एज 45 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स. अब आपको पता ही है कि 45 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 22.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स. अब ये 22.5 जो है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2.25, और जब यहां पे मैंने एक पॉइंट लगाया तो एक 10 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इट शुड बी 10 टू पावर 7 क्रिस्टल्स.
क्लियर है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ क्रिस्टल्स। सेकंड वाला बाकी है। अब सेकंड वाले में क्या करना है, फिर से अभी हमें 1.2 kg के लिए फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो यहां पे हम लिखेंगे x1 बाय y1, x1 बाय y1 इक्वल टू क्या लिखोगे, x3 बाय y3। पेज अटक गया क्या बेटा? सो x1 बाय y1, x1 कितना था, 2/9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। x3 कितना है बेटा, 1.2 डिवाइडेड बाय y3 क्रिस्टल। क्रॉस कर जाइए, 2 मल्टीप्लाई y3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब यहां से ये 1.2 भी हटाएंगे, इसको हम y3 इज इक्वल टू कर देते हैं, y3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶/2। अब यहां ध्यान दो, देखो इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल्स को हटाना है तो 12 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1.2 में से 12 करना है तो क्या लिखेंगे, 12 अपॉन पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे में 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ अपॉन 2। ये 2 से 12 कैंसिल करोगे, 2 से ये 12 कैंसिल हो गया तो 6 हो गया। तो y3 इज इक्वल टू 6 9 54 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये 1 जो है नीचे वाला, ये वाला 1, 10⁻1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। समझ गए? तो y3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 54 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, 10⁻⁵। और इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो आप क्या लिखोगे, 5.4 अगर कर देते हैं तो इट कैन बी रिटर्न एज 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। कितना क्रिस्टल्स हो जाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। तो 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। तो इस तरीके से हमें ये नंबर ऑफ क्रिस्टल्स मिलेंगे अगर शुगर केजी में गिवन है तो।